तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन इनकम और एक्सपेंस बता रही थी। तो उसमें वही था कि अगर मान लो कि मशीन को सेल किया है तुमने, तो मशीन को सेल किया है तो सेल करने से जो प्रॉफिट हो रहा है तो जितने में सेल किया वो तो इन्वेस्टिंग में आया ना, क्योंकि मैंने बोला था कि इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट वाली चीज़ें आती है। सेल किया तो कितने में सेल किया वो आ गया, परचेज़ किया तो कितने में परचेज़ किया वो डायरेक्टली आ गया। प्रॉफिट और लॉस से तुम्हें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बस इसका लेजर बनेगा। जनरल डायरेक्ट वाली चीज़ें यहाँ पे होती है सारी की सारी, इनडायरेक्ट चीज़ें उल्टी चीज़ें वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये P&L से उठ के आता है। तो अगर मान लो सेल वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो अब देखो वही मशीन का सेल का सपोज कि कोई एसेट को बेचा है, उसका लॉस हुआ है, तो जितने में एसेट बेचा उतने में इन्वेस्टिंग में आया, लेकिन उसका जो लॉस हुआ वो लॉस P&L में जाके डेबिट हुआ होगा ना, P&L में जाके डेबिट हुआ होगा। P&L के लिए क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग हुआ ना, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, P&L में माइनस हुआ पड़ा है, डेबिट है। तो यानी कि आप क्या करो, उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो, वही मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा तो इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया, यहाँ पे माइनस हुआ, लेकिन अगर उस इन्वेस्टमेंट पे तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, यहाँ पे आगे जुड़ेगा, इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, जुड़ेगा यहाँ पे, वो भी ड्यू बेसिस पे नहीं, कैश बेसिस पे मिलेगा तभी, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट वाला इंटरेस्ट है ये P&L में भी तो चला जाता है, क्योंकि ये इनकम है, P&L में जाके क्रेडिट हुआ होगा, जुड़ गया होगा, तो जुड़ गया है तो हमारे लिए ऑपरेटिंग में क्या है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, तो हम वहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, हम हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं उसके इफेक्ट को, समझ में आया। तो अगर कोई भी चीज़ तुमको यहाँ पर कुछ काम कर रही हो, यहाँ पर कुछ काम करो, तुमको पता है कोई भी इनकम और एक्सपेंस होता है P&L में जाता ही है, तो अगर वो चीज़ जो है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, और फिर भी इन्वेस्टिंग में यानी कि P&L के डेबिट और क्रेडिट साइड है, तो उसके इफेक्ट को बस हटा दो, समझ में आया। माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो बस वही था। तो इन्वेस्टिंग में यही सब चीज़ें होती है, और इसका फिर यहाँ पे ये इनर कॉलम में होगा और उसके बाद यहाँ पर जाके इसके आउटर कॉलम में आंसर होगा। अब इन सब के लिए क्या बनेगा, एक लेजर बनेगा, बाद में बताऊँगी। अब उसके बाद है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में कहाँ से जाएंगे, पहले शेयर्स में अगर कोई चेंज वगैरह है, शेयर कैपिटल में कोई चेंज है, तो चेंज है मतलब मान लो कि शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, अगर शेयर कैपिटल बढ़ रहा है मतलब शेयर्स इशू हुआ होगा ना, शेयर्स इशू होते हैं तो क्या होता है, पैसे आते हैं, तो ये क्या है आपका इनफ्लो है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं यानी कि डिवेंचर्स इशू किए हैं, पैसे आए हैं, ऐड कर दो। कोई डिवेंचर्स है उसका क्या हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है तो पैसे गए, आउटफ्लो है, माइनस करो। किसी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का क्या हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है तो क्या करो, माइनस करो। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का इशू हो रहा है तो क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, बस यही चीज़ है। उसके बाद तुमने यहाँ पे डिविडेंड को, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड जो इस बार जो तुमने पे किया हुआ है, यहाँ पर तुमने क्या किया है, डिविडेंड जो पे किया उसको तुमने दोबारा से ऐड किया था, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड है पिछले साल का, चाहे वो इस साल का इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है, समझ में आया। तो जो डिविडेंड तुमने ऐड किया यहाँ पर, ये ऐड क्यों किया, क्योंकि P&L से निकाल के डाला था, तो हमें तो यहाँ पे P&L का बैलेंस चाहिए ना, इस वजह से हम उसको ऐड करें। यानी कि यहाँ का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है कि भाई हमको उल्टा काम करना है, क्योंकि हम सबसे नीचे हैं, हमको ऊपर जाना है, इस तरीके से। तो लेकिन ये डिविडेंड जो है किस चीज़ का हिस्सा है, ये डिविडेंड ऑब्वियसली फाइनेंसिंग का हिस्सा है। तो अगर इस बार तुमने अगर कोई भी डिविडेंड पे किया है तो वो डिविडेंड पे करना किधर आएगा, इधर भी आएगा। यानी कि अगर कुछ डबल इफेक्ट दिखे, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स डालो तो टैक्स पेड इधर भी डालो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंसेस यहाँ पे डालो तो इधर भी डालो, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे अब डिविडेंड है, इधर दिख रहा है ना प्लस हो रहा है, तो ये डिविडेंड आपके फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, पैसे जा रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे माइनस करो, चाहे फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वो भी माइनस करेंगे, और इस साल का अगर इंटरिम डिविडेंड है तो वो भी क्या माइनस ही करेंगे, समझ में आया। और भी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल डिवेंचर का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये रहा डिवेंचर का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। लेकिन डिवेंचर का इंटरेस्ट याद है तुम्हें, डिवेंचर का इंटरेस्ट खर्चा है, P&L के डेबिट में चला जाता है, तो हमारे लिए यहाँ के लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाता है, तो दोबारा से क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट खर्चा था, दोबारा से इसको ऐड कर दे, समझ में आया। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस में क्या आता है, एक तो एसेट्स वगैरह को सेल बेच करने पे जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो, उसके बाद डिवेंचर्स के इशू कर रहे तो कुछ इंटरेस्ट आएगा, एक तो वो, यही सारी चीज़ें आएंगी। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक तो वो, यही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है।
तो अब ये हो गया। जब ये सारा काम हम कर लेते हैं तो उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, नेट कैश फ्लो जनरेटेड, मतलब इस साल कितना जनरेट हुआ है, इस साल में कितना जनरेट हुआ है, ये वही है कि इस साल में कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ है। क्योंकि इस साल में कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ है, उसके बाद हम इसमें ऐड क्या कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, एक तो कैश का बैलेंस हो, कोई बैंक का बैलेंस हो, और तीसरी चीज़ क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो मार्केट इन सब के ओपनिंग वाले बैलेंस को तुम ऐड कर रही थी, और इसके ओपनिंग वाले बैलेंस को ऐड करने के बाद इसका जो टोटल है ऐड करने के बाद ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस के। किस चीज़ के, क्लोजिंग बैलेंस के, कैश, बैंक और क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या, ऐसी सिक्योरिटी जो मैक्सिमम 3 महीने में लिक्विडेट हो जाए, मतलब आपको उसके पैसे मिल जाए। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये आता है। अच्छा एक चीज़ है, मार्केटेबल सिक्योरिटी हमेशा ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है, लेकिन अब एक और चीज़ें होती थी, क्या करेंट इन्वेस्टमेंट होता तुम्हारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो करेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं होती है। करेंट इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट होने में ना टाइम लगता है, लेकिन तुम्हारा जो बुक है अज्यूम करता है कि करेंट इन्वेस्टमेंट जो है ना मार्केटेबल सिक्योरिटी है। ठीक है, तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि ओपनिंग में यहाँ पे करेंट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इस करंट एसेट में नहीं लेके जाते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट दिया होता है तो करंट एसेट में नहीं लेके जाते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुन लो। करंट एसेट में नहीं लेके जाते हो, क्या करते पता है, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा मान लेते हैं और करंट इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग बैलेंस को जोड़ देते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है ना कि अगर तुम ऐसा मान रही हो कुछ भी, तो उसके लिए फिर तुम्हें अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि हम मान रहे हैं कि करंट जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाएगा, लिक्विडिटी बहुत हाई है उसकी, हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा मान रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा किया हुआ है, एक क्वेश्चन लास्ट टाइम का था तो उन्होंने ऐसा किया, समझ में आ गया। तो ये है पूरा फॉर्मेट। अब तुमने ये मेन फॉर्मेट था। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन तुमसे सिर्फ ये पूछे कि नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बताओ, तो इसलिए ये वाला आइटम ही सिर्फ आएगा, इन सब में से कोई आइटम नहीं जोड़ देने का होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर, सबसे पहले हेडिंग इसकी आएगी नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में। उसके बाद सेकंड क्या हम निकालते हैं, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, उसके बाद निकालते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, और सेकंड हेडिंग क्या आती है, सेकंड हेडिंग आती है ये रही यहाँ पे, क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये है सेकंड हेडिंग। तो जब बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालो, तो पहले ये निकालने का होता है, उसके बाद ये लोगी, और उसके बाद ये 3 आइटम लोगी, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज आएगा। उसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी का कुछ नहीं होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद और उसके बाद टैक्स वगैरह सबको ये करने के बाद, हालांकि इसको बोल सकते ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, लेकिन बोलते नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्सपेंसेस, रिफंड ऑफ टैक्सेस, टैक्स पेड, ये सब एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, इसलिए बाद में इसको हम डील करेंगे, बिल्कुल राइटली करेंगे, मतलब सही तरीके से करेंगे। और उसके बाद आएगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझ में आया। उसके बाद बस इसी में इतनी प्रॉब्लम है, उसके बाद वही इन्वेस्टिंग, वही फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या होता है, डायरेक्ट चीज़ें होती है, डायरेक्ट, जितने में बेचा जितने में ख़रीदा। ठीक है, लेकिन पता है अगर मशीन का सेल परचेज दिया है, इन्वेस्टमेंट के सेल परचेज दिए हैं, ठीक है, और उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया है तो उसका अकाउंट हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, वैसे ही फाइनेंसिंग में भी डिवेंचर्स वगैरह का तो कुछ नहीं, लेकिन डिवेंचर में इंटरेस्ट वगैरह का सीन था, एक तो ये ज़रूरी था, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह का, एक तो डिवेंचर्स को इशू करने का था इंटरेस्ट के साथ, एक है डिवेंचर्स का रिडम्पशन वाले के साथ। डिविडेंड तुम समझ गए, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड पे किया उसको माइनस करेंगे, इस साल का प्रपोज डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे। इस साल का अगर मान लो फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है तो फाइनल डिविडेंड हम पे करते हैं। ठीक है, लिखा है कि फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं, पे भी किया गया है, पे किया गया है तो ही नहीं, मतलब सॉरी, पे किया गया तो ही नहीं, डिविडेंड में होता है एक प्रपोज। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, जो फाइनल डिविडेंड है, ठीक है, तो अगर फाइनल डिविडेंड अगर सपोज कि प्रपोज किया गया है, प्रपोज किया मतलब ना प्रस्ताव दिया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, तो इसका हम कैश फ्लो में कुछ नहीं करते हैं,
ठीक है, चाहे फाइनल डिविडेंड हो चाहे कुछ भी हो, फाइनल डिविडेंड जब ये डिक्लेयर हो जाता है ना, डिक्लेयर हो जाएगा तो ही हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि डिक्लेयर है तो फिर क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा, तो हम इसका कैश फ्लो में करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब कौन सा डिविडेंड है, देखो इंटरिम डिविडेंड का मतलब कौन सा डिविडेंड है, इस साल का डिविडेंड, करेंट ईयर का डिविडेंड। अगर बोला है कि इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया है, तो पे किया है तो कैश फ्लो में लेंगे, यानी कि पहले वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 1 में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग में जाके क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। ठीक है, अगर कोई डिविडेंड दिया है, सपोज कि कोई बोला कि इंटरिम डिविडेंड है, हमने प्रपोज किया है, पे नहीं किया है अभी तक, शेयर होल्डर्स नहीं माने, हमने उसको पे नहीं किया, तो हम इसको कैश फ्लो में कंसीडर ही नहीं करेंगे। समझ में आया, एक तो ये था। अभी एक और चीज़ मैं क्या बता रही थी, ठीक है, अब डिविडेंड में एक और पॉइंट था, कभी कभी जो डिविडेंड है उन्होंने बोला होता है कि हम किसको दे रहे हैं, इक्विटी वालों को दे रहे हैं, इक्विटी वालों को दे रहे हैं ऐसा बोला है, तो तुम क्या अज्यूम करोगे कि अगर इक्विटी वालों को दे रहे हैं तो हमको प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, उसकी जितनी भी फेस वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के सामने लिखा होता है 9%, 10%, 8%, 6%, तो उसको उससे 8%, 9% से कर दो। ठीक है, और डिविडेंड किसको देंगे, अगर इक्विटी वालों को डिविडेंड देंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है पता है, ये है फाइनल डिविडेंड के लिए। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड बोला है, प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में है, प्रपोज डिविडेंड है पिछले साल का, इस साल का, तो उसमें कुछ नहीं सोचना है कि इक्विटी का है कि फाइनल का है, नहीं, उसका पिछले साल का ही क्या कर देना है, जोड़ देना है और फाइनेंसिंग में जाके माइनस कर देना। ठीक है, उसके बाद है फाइनल डिविडेंड बोला है, फाइनल, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, फाइनल की। प्रपोज डिविडेंड अलग है, ठीक है, पिछले साल वाला। फाइनल डिविडेंड बोला है कि फाइनल डिविडेंड जो है हमने इक्विटी शेयर्स वालों को डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर फाइनल डिविडेंड की बात इक्विटी शेयर्स वालों को डिक्लेयर हो रही है तो ध्यान से देना कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी दे देना है और इक्विटी को भी दे देना है। और डिविडेंड के साथ क्या करते हैं, वर्किंग नोट 1 में जाके ऐड और फाइनेंसिंग में जाके फिर से जाके क्या माइनस। समझ में आया। एक होता है कौन सा, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड बोला है कि अगर वो इक्विटी को दे रहा है तो हम हमेशा मानते हैं कि प्रेफरेंस को भी दो, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को नहीं दिया है, तो उन्होंने नहीं दिया, तो अगर CBSE का है तो हम यही मानेंगे। ठीक है, तो यानी कि इंटरिम डिविडेंड में याद रखना, अगर इंटरिम डिविडेंड कह रहे हैं ना हम इक्विटी वालों को दे रहे हैं तो दे देना उनको। ठीक है, प्रेफरेंस को मत देना। ठीक है, तो समझ आ गया, प्रपोज डिविडेंड, ये डिविडेंड वो डिविडेंड। एक और चीज़ होती है डिविडेंड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है तुम्हारा डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हो, सपोज कि 40,000 है और यहाँ पर 60,000 है। अगर डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड नहीं है ये ओपनिंग बैलेंस, डिविडेंड पेबल है, पेबल। ठीक है, डिविडेंड पेबल, ये डिविडेंड अभी तक तुमने पे नहीं किया है, पेबल है। ठीक है, लाइबिलिटी है ये, इसको अभी फाइनेंसिंग में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि अभी पे नहीं किया है इसको। ठीक है, तो डिविडेंड पेबल को फाइनेंसिंग में लेके नहीं जाओगे। तो डिविडेंड का बहुत सारा हो गया, तो डिविडेंड का बहुत सारा हो गया, तो इसको एक काम समरी में लिख लेते हैं। समरी में क्या लिखेंगे कि एक तो लास्ट ईयर के, सबसे पहला क्या, जो पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड होगा, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड होगा, इसका दो काम करेंगे, पता है ना। एक तो वर्किंग नोट में जाके क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो वर्किंग नोट 1 था, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड प्रॉफिट वगैरह जो भी। उसके बाद इसको क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि एक्चुअल में आपने पे किया है। सेकंड, करेंट ईयर का डिविडेंड, जो बोलेगा कि इस साल का क्या है, इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड, इस साल का प्रपोज्ड वर्ड लिखा होना चाहिए, इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड। इस साल के प्रपोज्ड डिविडेंड को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड अगला साल पे होगा, लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड इस साल पे ही होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ें होती है, एक होता है क्या, इंटरिम डिविडेंड।
तो इंटरिम डिविडेंड में क्या है, इंटरिम डिविडेंड भी सेम है, इंटरिम डिविडेंड भी तो पीएनएल से ही तो पे किया जाएगा। तो इंटरिम डिविडेंड जो है इसको क्या करेंगे, आपके वर्किंग नोट 1 में जाओगे और वहाँ पे जाके क्या करोगे, ऐड करोगे, और दोबारा से कहाँ जाओगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाओगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके क्या करोगे, माइनस करोगे। ये वर्किंग नोट 1 की बात, यानी कि वर्किंग नोट में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाला उसकी बात हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अगर हम इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम क्या मानेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कि हमको डिविडेंड किस पे देना है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पे भी देना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन का इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स का है तो यानी कि तुमको प्रेफरेंस शेयर्स का भी निकालना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स का निकाल के डिविडेंड ही है ना आखिर में, तो वही दोबारा पीएनएल वर्किंग नोट 1 में जाके तुमने ऐड किया, फाइनेंसिंग में जाके क्या किया तुमने, माइनस किया, हो गया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अगर इक्विटी वाले को बोलेगी तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी देना ही है, ठीक है, ठीक है। तो डिविडेंड का तो सारा हो गया, पिछले साल का डिविडेंड पे किया है, पिछले साल का करना है, करेंट ईयर का डिविडेंड का कुछ नहीं करना है, इंटरिम डिविडेंड का वही सेम चीज़ें होती है। बस ये है कि अगर क्वेश्चन बोले इक्विटी को दे रहे हैं तो प्रेफरेंस को भी तुमको देना पड़ेगा, अज्यूम खुद से कर सकती हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। अभी उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह आएंगी, ठीक है। इसे एक एक करके ना क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि मान लो सबसे पहले ये देखो, और ये है ना तुम्हारा एसपीएल का 31 माह 2021 और 22 ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। पता ही है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अभी तुमने निकाला था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर क्वेश्चन कह रहा है तो कैसे निकालेंगे तुमको, 8 - 5 करके। ये डिविडेंड पेबल है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड पेबल है। क्या मैंने लिखवाया था ना, अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर देखो, प्रपोज डिविडेंड क्या मतलब, वही फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ही फाइनल डिविडेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड है, किस पे है, इक्विटी शेयर्स वालों का है, पिछले साल का है, 31 माह 2021 का और 22 का। 21 का इतना है, 22 का इतना है। ये क्या करंट ईयर, सॉरी ये लास्ट ईयर वाला है, तो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड को ही तो पे करना है, इसी वजह से लास्ट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को ही हमने ऐड किया है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि और कहाँ, ये रहा इंटरिम डिविडेंड 50,000 रुपये इक्विटी शेयर्स पे दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कब दे रहे हैं, 31 दिसंबर 2021 को दे रहा है। ज़रा देखो 31 दिसंबर 2021, इस डेट पे तुम्हारे पास, हालांकि इसने बोल ही दिया 50,000 रुपये, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स वालों को 50,000 इंटरिम डिविडेंड दे रही हो, तो इक्विटी वालों को अगर इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं तो ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसका मतलब प्रेफरेंस पे भी देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे प्रेफरेंस पे भी देना पड़ेगा। तो ये रहा 10% का रिडीमेबल शेयर्स, 5 लाख के क्या है प्रेफरेंस शेयर्स है, 5 लाख पे 10% 50,000 का क्या करेंगे, प्रेफरेंस वालों को भी इंटरिम डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड किस पे, इक्विटी और फाइनल, हम खुद ब खुद अज्यूम करके यहाँ पे लिख रहे हैं। और हाँ, क्वेश्चन में जब पेपर में आएगा तो क्या अज्यूम कर लेंगे हम, मतलब अज्यूम नहीं करेंगे लेकिन उसको एक वर्किंग नोट में दे देंगे, ठीक है, कि तुमने इक्विटी को दिया है तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस को भी देंगे, ठीक है। तो अब डिविडेंड का पता ही है, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड का ऐड किया, इस साल के इंटरिम डिविडेंड को तुमने ऐड किया, और यहाँ पे दूसरी एंट्री कहाँ पे होती है इसकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके, ठीक है। तो डिविडेंड क्लियर है, ये वाला भी। उसके बाद अभी ये वाला इलस्ट्रेशन देखो, ठीक है। इसमें तो वही सारी चीज़ें, वही क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस से सब कुछ पीएनएल का देके रखा है, सब कुछ नहीं है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस साल का दिया हुआ है, इसी को जोड़ना है। इंटरिम डिविडेंड इस साल पे किया है, इसको जोड़ना है। रिजर्व में जितना ट्रांसफ़र किया है इसको जोड़ना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये देखो डायरेक्टली जो मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जितना बनाया डायरेक्टली दे दिया, तुम्हें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमें इसी को ऐड कर देना है। रिफंड ऑफ टैक्स, मैंने बोला था जो टैक्स का रिफ़ंड मिला है ना, तो टैक्स के रिफ़ंड को वर्किंग नोट 1 जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसमें क्या करना है, रिफ़ंड को माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि पीएनएल में क्रेडिट किया था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाएगा, ये ऐड ही हो जाएगा सबसे नीचे जाके। उसके बाद देखो लॉस ऑफ इन्वेंट्री है ड्यू टू द फायर की वजह से इन्वेंट्री का लॉस हुआ है या मशीन का लॉस हुआ, ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, एक्सपेंस है ना,
ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस पीएनएल में जाके डेबिट हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को वर्किंग नोट 1 में क्या किया था हमने, ऐड किया था वापस, और इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को दोबारा से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे कैश फ्लो में, और वहाँ पर जाके क्या करेंगे, इसको एक्चुअल में माइनस, क्योंकि ये खर्चा तो ऑपरेटिंग का ही है, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम क्या है तुम्हारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। तो वर्किंग नोट 1 में जाके तो इनकम था, क्रेडिट हुआ होगा, जुड़ गया होगा, तो वर्किंग नोट 1 में जाके क्या करना है, उसको माइनस, और ऑपरेटिंग में जाके दोबारा से इसको क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि है तो ये इनकम ही, समझ में आया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, इनकम है। इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव होना, फायर से लॉस हो जाना, ये सब, ठीक है। वैसे ही सेम चीज़ें इसमें भी है, वही लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्सपेंस है। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें एक्स्ट्रा, ये क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पता है ना, इनकॉर्पोरेशन वाला एक्सपेंस, कंपनी के स्टार्ट करने से पहले वाला खर्चा, इस खर्चे को ना पीएनएल अकाउंट से ना राइट ऑफ करना होता है, मतलब वहीं से उसको माइनस करना होता है, डेबिट करना होता है। तो अभी ये वाला खर्चा अगर दिया हुआ है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ठीक है। इसको क्या कर देना है, ये देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है, एक तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, बिकॉज इट इज़ क्या है, नॉट ऑर्डिनरी इन द नेचर एक्टिविटी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कब होते हैं, जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं, तब होता है, ठीक है। नया ब्रांच खुला उस तरीके से होता है, वैसे करके। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, एक्सपेंस है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला खर्चा है। पीएनएल में जाके क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा ना, डेबिट हुआ होगा। तो वर्किंग नोट 1 में जाके क्या करोगे, ऐड, और दोबारा से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे में जाके क्या करेंगे, उसको माइनस, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ये देखो इसमें क्या क्या है। उसमें तुम्हें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, यानी कि सब कुछ ले लेना है, सिर्फ करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अभी देखो इसमें तुम्हें डायरेक्टली दे दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसने दे दिया। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसको जोड़ेंगे। अमोर्टाइजेशन वाला जो है, कहाँ गया अमोर्टाइजेशन, उसको भी जोड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन जो बोरोइंग है ये तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, नॉन ऑपरेटिंग क्या है, एक्सपेंस है। पीएनएल में डेबिट हुआ होगा तो आप क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है, माइनस हुआ होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये क्या है, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है तो वहाँ पर क्या होगा, डेबिट हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, हाँ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई डिविडेंड मिला है, कोई इंटरेस्ट मिला है, तो तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग वाला इनकम है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग वाला इनकम जो है वो किधर गया होगा, आपके पीएनएल के क्रेडिट साइड, तो वहाँ पर जुड़ गया होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे और इसको डालेंगे कहाँ पे, इंटरेस्ट वाले को कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है ऑपरेटिंग में, तुम उसको अपोजिट, तो उसका इफेक्ट तो हटा दोगी, लेकिन उसको इन्वेस्टिंग में मत डालना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस नहीं जाता है इन्वेस्टिंग में, डायरेक्टली सेल वैल्यू जाती है, ठीक है। तो उसको सेल वैल्यू को लॉस हो या प्रॉफिट हो, मशीन को सेल पे, एसेट को सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस हो, तो उसको इन्वेस्टिंग में मत डाल देना, समझ में आया। उसमें वहाँ पे सेल वैल्यू जाती है, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट नहीं जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो है ये किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाके माइनस हो जाएगा ना, डिविडेंड माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन और कहीं जाएगा नहीं जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, जैसे डिवेंचर्स का इंटरेस्ट होता है, लोन का इंटरेस्ट होता है। तो अगर हाँ दे रहे हैं भाई, अगर नहीं दे रहे होंगे तो रिसीव लिखा होगा ना, तो क्वेश्चन में जाके पहले पूरा देख लेना है कैसे। अगर डिवेंचर है तो डिवेंचर का इंटरेस्ट है, अगर लोन है तो लोन के साथ उसका इंटरेस्ट लिखा होगा, तो वो पहले देख लेना है, ठीक है। सारा हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये रहा, इसको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जुड़ गया होगा पीएनएल में, तब क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन इसको किधर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि ये प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल वैल्यू लेके जाना है। ये गलती नहीं कर देना कि प्रॉफिट को भी लेके चले जाएं, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस को नहीं लेके जाना। अब ये देखो ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को जब हम रिडीम करेंगे तो उस पर ये प्रीमियम देना है, 3000 रुपये का है, ठीक है।
नहीं, देखो होता क्या है, जब डिवेंचर्स को इशू करते हैं ना तो एंट्री तुम करते थे क्या, जब डिवेंचर्स को इशू कर रही थी और यहाँ पे अगर डिवेंचर्स को इशू करते वक्त रिडम्पशन का कंडीशन दिया होता था, रिडम्पशन की कंडीशंस याद है, तो जिस दिन हुआ था जैसे उसी दिन कि कर दिया था हमने। नहीं, देखो दो चीज़ें होती है, देखो एक होता है डिवेंचर्स का, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सपोज ऐसा मान लो, ठीक है। यहाँ पर होता था जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ पर होता था क्या, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ पे होता है टू डिवेंचर्स अकाउंट, यहाँ पे होता है दोबारा से क्या, टू प्रीमियम ऑन इशू, सॉरी प्रीमियम ऑन क्या, रिडम्पशन, और ये भी प्रीमियम ऑन इशू कह रही हूँ मैं, प्रीमियम ऑन क्या, रिडम्पशन, मतलब ये एंट्री होती थी ना अगर तूने डिवेंचर्स किया होगा तो अभी क्या है, मैंने बोला था इस डिस्काउंट और इस प्रीमियम को मिला के इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉस ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। और ये प्रीमियम ही होता है, ये जो आपने क्रेडिट किया है ये तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, समझ में आया। इसको कब पे करना है, जब रिडीम होगा ना तब पे करना है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी है, इसका कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। लाइबिलिटी है, जब पेमेंट, जब डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे ना तब इसको लाइबिलिटी के साथ रिडीम करेंगे तो फाइनेंसिंग में आ जाएगा, जब होगा रिडम्पशन तब होगा, इस साल हो रहा होगा तो इसी साल इसको माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग से, दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ये जो डिस्काउंट और इशू होता था इसी को क्या बोलते थे, लॉस ऑन डिवेंचर्स बोलते थे, और हम इसको करते थे क्या, इसको करते थे राइट ऑफ, याद है, राइट ऑफ। लेकिन है क्या, जब हमारे पास होता है लॉस ऑन डिवेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है, लॉस में क्या चीज़ें आ गई, एक तो इंटरेस्ट आ गया, एक तो प्रीमियम आ गया, दोनों। तो प्रीमियम को क्या तुम्हें भूल जाना है, तुम्हें याद किसको रखना है, लॉस को और इंटरेस्ट के लिए, फिर से डिस्काउंट को, ठीक है, डिस्काउंट इंटरेस्ट के लिए। इधर देखो, रुको, लॉस ऑन डिवेंचर्स है या फिर क्या है, क्या बोला अभी मैंने, डिस्काउंट, क्योंकि इंटरेस्ट वाली बात तो मैं कर चुकी हूँ ना, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स ये है। तो या अगर ऐसा है कुछ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम्हें पता है इसको जिस भी ईयर में इशू होता है, अगर इस साल इशू हुआ है तो उसी साल में उसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसको राइट ऑफ करने के हमारे पास ऑप्शंस है, क्या ऑप्शन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में तुम देखो जाके, सपोज कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कम हो रहा है तो इसका मतलब समझो कि ये ना SPR से ही राइट ऑफ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो राइट ऑफ हुआ है अगर प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हुआ है यानी कि माइनस हुआ, तब इसको क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है, ठीक है, तब इसको तुम ऐड करोगी, अदरवाइज इसको ऐड नहीं करोगी। और ऐड कहाँ पर जाके करोगी, जो नॉन ऑपरेटिंग वाला एक्सपेंस था ना, नॉन ऑपरेटिंग वाला एक्सपेंस वाला हेडिंग था, वहाँ पर जाके ये ऐड होगा, ठीक है। तो अगर लॉस दिया हुआ है ना डिवेंचर्स का, डिस्काउंट दिया है डिवेंचर्स का, या फिर अगर इंटरेस्ट दिया है डिवेंचर्स का, तो पता है ये भी क्या राइट ऑफ होता है। तो लेकिन इन सबको राइट ऑफ करने के लिए SPR भी है, कैपिटल रिजर्व भी है, PNL भी है। अगर SPR कम हो रहा है इसका मतलब इसी की वजह से कम हो रहा है, आप अज्यूम कर सकते हो। अदरवाइज क्या है, किधर से कम हो रहा है, PNL से, तो कम हो रहा है तो यानी कि दोबारा से ऐड कर देंगे, किस हेडिंग में जाके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाके, ठीक है। कैपिटल रिजर्व किधर होगा, वो भी आपके सारे रिजर्व एंड सरप्लस में ही होगा। अगर कौन सी चीज़ डिवेंचर्स की एक बच गई, हाँ प्रीमियम वाली, तो अगर ये प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन तो इसको कुछ नहीं करना ऑपरेटिंग में, ठीक है। रिडम्पशन जब होगा तब इसको पे करेंगे फाइनेंसिंग से, अभी कुछ नहीं करना ऑपरेटिंग में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, ये हो गया कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ें हैं, एक होता है डिविडेंड पे, डिविडेंड पेड। इधर देखो, जो डिविडेंड पेड होगा ना वो हमेशा हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा। अब हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या, तुमने पढ़ा था ना, एक होती है फाइनेंसिंग कंपनी, एक होती है वो नॉन फाइनेंसिंग वाली कंपनी,
तो चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, जो डिविडेंड पे किया है ना वो हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके तुम वहाँ पे माइनस करोगे और वही वर्किंग नोट में जाके दोबारा ऐड करोगे, वही सेम चीज़ तो समझती हो। लेकिन अगर चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, जो डिविडेंड पे होता है हमेशा इक्विटी शेयर्स पे होता है। हमारे पास कंपनी में हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स है ना, मैंने उस पर डिविडेंड पे किया तो मेरे लिए तो फाइनेंसिंग ही है ना, चाहे वो मेरा फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे कोई सा भी हो, मेरे लिए वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। ठीक है, तो डिविडेंड पेड हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा, चाहे किसी भी तरीके की कंपनी में हो। और पता ही है डिविडेंड पे का क्या करते हैं, एक तो फाइनेंसिंग में जाके माइनस करते हैं और दूसरा वो तुम वर्किंग नोट जो 1 था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, वहाँ पर जाके क्या करोगी, ऐड। समझ में आया? उसके बाद एक होता है वो डिविडेंड रिसीव वाला था, रिसीव। तो अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर 2 काम हो सकता है। क्या? एक होगा तुम्हारा फाइनेंसिंग कंपनी, एक होगा तुम्हारा नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, है ना। तो अगर जो डिविडेंड तुमने रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव की कब करते हैं, जब हम दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तभी तो रिसीव करते हैं। चलो मान लो तुमको डिविडेंड रिसीव हुआ, या फिर अगर कभी तुमको बोले इंटरेस्ट रिसीव हुआ है किसी इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है ना इन्वेस्टमेंट पे, चाहे डिविडेंड मिले चाहे इंटरेस्ट मिले, आपको रिसीव हो रहा है क्योंकि सामने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। तो अब देखो अगर उस कंपनी का नेचर ही है इन्वेस्ट करने वाला, यानी कि अगर वो फाइनेंसिंग कंपनी है, उसका नेचर ही है इन्वेस्ट करने वाला, तो उसके लिए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। लेकिन उसका नेचर नहीं है नॉर्मल कंपनी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कोई सर्विस कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है। तो इसका मतलब इसके लिए क्या है, ये नॉन फाइनेंसिंग है, तो ये किस एक्टिविटी में जाएगी, सॉरी फाइनेंसिंग के लिए, ये जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इन्वेस्ट किया है तभी तो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इन्वेस्ट किया तभी तो डिविडेंड रिसीव हुआ, इन्वेस्ट किया तभी तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना, तो इन्वेस्ट किया तभी डिविडेंड रिसीव हुआ, तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हुआ ना, फाइनेंसिंग से थोड़ी हुआ। तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हुआ है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये आपको ऐड हो जाएगा। और दूसरा क्या, जब भी कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड तो नहीं, डिविडेंड रिसीव होता है तो 2 ही काम होते हैं, पता ही है, एक तो वर्किंग नोट 1 और दूसरा क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और सॉरी डिविडेंड रिसीव होता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ, एक मिनट। डिविडेंड पे का क्लियर है, वर्किंग नोट 1 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो डिविडेंड रिसीव होता है ये क्या है तुम्हारे लिए, इनकम है। अगर सामने वाली कंपनी से कोई तुमको डिविडेंड मिलता है ना या इंटरेस्ट मिलता है ना, तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, जनरल वाले केस में, यानी कि नॉन फाइनेंसिंग वाले केस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, पर क्योंकि ये इनकम है ये किधर गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चला गया होगा, तो वहाँ पर जाके ऐड हो गया होगा, तो अब तुम इसको क्या करोगे, लेस करोगे किधर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्या नाम लेके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या करोगे, उसको लेस करोगे। समझ में आया? तो एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है ना। वही अगर ये सेम वाली चीज़ें फाइनेंसिंग कंपनी में होगी तो ये क्या होगी, उसके ऑपरेटिंग का हिस्सा, और वहाँ से फिर ये माइनस नहीं होगी क्योंकि वो उसके ऑपरेटिंग का ही हिस्सा है, ठीक है ना। उस वाली कंपनी का तो सेम ही है, पता ही है, ठीक है। तो बस ये बात याद रख, डिविडेंड रिसीव हुआ, इन्वेस्टमेंट कहीं से रिसीव हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या करना, इन्वेस्टिंग में तो जुड़ना ही है उसको, लेकिन वो पीएनएल में भी गया होगा क्रेडिट साइड, उसको लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाके लेस करना है, ठीक है। तो ये पूरा ऑलमोस्ट अब हो गया, अब तुम्हें सिर्फ लेजर अकाउंट सीखना है।